सरकार कहाँ घालमेल कर रही है, सरकार ने जो काम किया है उसमें कहाँ अप डाउन हो रहा है, आरक्षण की स्थिति क्या होगी, वक्फ बोर्ड का क्या होगा, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आप देखे होंगे कि बिहार विधानमंडल का जो कार्रवाई था वो समाप्त हो गया। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, नीतीश कुमार ने ये कर दिया, नीतीश कुमार ने वो कर दिया। ये वही क्षेत्र है जिसने नीतीश कुमार को लोकसभा के चुनाव में पूरी तरह से डैमेज किया है। विधान परिषद के सदस्य हैं स्नातक क्षेत्र के देवेश चंद्र ठाकुर, उनको लेकर के कई कंट्रोवर्सी हुई है। कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं वो हाशिए पर नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि बड़े लोगों का अब तक वहाँ जमावड़ा नजर नहीं आया है। हालांकि जिस दिन नॉमिनेशन था अभिषेक झा का, उस दिन बहुत लोग नजर आए। रामेश्वर महतो का इस्तीफा सिर्फ उसको एक इस्तीफे की तरह से नहीं देखा जा सकता है, उसको देखा जा सकता है कि पार्टी के भीतर में क्या चल रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया, केंद्र में एनडीए की सरकार भी बन गई और उसके साथ साथ उपचुनाव का दौर चला। कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव भी हुआ, कई राज्यों में एनडीए की सरकार बनी तो कई राज्यों में इंडिया की सरकार बनी। लेकिन बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिस पर अगर हम बात करें तो एनडीए जो है लगातार खूब अच्छे तरीके से जीत दर्ज की, चारों सीट पर जीत दर्ज हुई और इंडिया चारों खाने चित हो गई। लेकिन अब नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। हम भीतर की बात में आए हुए हैं और भीतर की बात में हम ऐसी खबर लेकर आते हैं जो अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई रहती है। और आज हम बात करने वाले हैं नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा पर और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू क्यों खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। तो बाबा, नीतीश कुमार 4 सीटों पर पहले उपचुनाव होते हैं जिसमें एनडीए को जोरदार जीत मिलती है, एनडीए का जोरदार अच्छा प्रदर्शन अगर हम कहें तो देखने को मिलता है। उसके बावजूद भी नीतीश की प्रतिष्ठा दांव पर है। देखिए विकास, हम पिछले कई दिनों से लगातार विधानसभा कवर कर रहे थे। विधानसभा और विधान परिषद में जो अक्सर देखा जाता है कि सत्ता और विपक्ष एक दूसरे से टकराव की स्थिति में आते हैं, मुद्दे होते हैं और मुद्दों के आधार पर ये तय किया जाता है कि कौन सी बातें ऐसी हैं जो सरकार नहीं कर रही है और लोगों को तकलीफ हो रही है। लेकिन इन सब बातों से ज़्यादा आप देखिएगा तो जो विधानसभा में सवाल उठे हैं वो सवाल किस तरह के हैं। सवालों में आम आदमी के सवाल कहीं ना कहीं गौन रहे हैं और मेन जो सवाल रहा है वो रहा है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार कहाँ ईवीएम से चुनाव कराए, सरकार कहाँ घालमेल कर रही है, सरकार ने जो काम किया है उसमें कहाँ अप डाउन हो रहा है, आरक्षण की स्थिति क्या होगी, वक्फ बोर्ड का क्या होगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आप देखे होंगे कि बिहार विधानमंडल का जो कार्रवाई था वो समाप्त हो गया। जो सरकार को अपना विधायी संबंधी कार्य करना था वो तो ऑटोमेटिकली होना था क्योंकि सरकार बहुमत में है, तो ये यहीं पर आप पत्ता क्लोज कर दीजिए। लेकिन एक साथ 243 विधायक और 75 जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो जुटते हैं, तो निश्चित रूप से हर किसी की अपनी अपनी एक राजनीतिक सोच होती है, उसके आधार पर वो अपनी बातें रखते हैं। तो बहुत सारे लोगों का विचार एक ही बार में पता चलता है क्योंकि ये वो समय होता है, ये वो पर्व होता है जहाँ सभी आते हैं चढ़ावा चाहने, या कहा जाए कि मत्था टेकने इस मंदिर में। लोकतंत्र के मंदिर में जब लोग आते हैं तो अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करते हैं। हमारे रिपोर्टर्स उनसे सवाल पूछते हैं। अब जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में नीतीश कुमार 4 सीटों के परिणाम में क्लीन स्वीप कर गए हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, नीतीश कुमार ने ये कर दिया, नीतीश कुमार ने वो कर दिया। ये वही क्षेत्र है जिसने नीतीश कुमार को लोकसभा के चुनाव में पूरी तरह से डैमेज किया है, एनडीए को डैमेज किया है। विकास, आप पूरी तरह से कवर कर रहे थे, मुझे याद है कि आप जिन जिन क्षेत्रों में, खास करके इन क्षेत्रों में आपका बहुत ज़्यादा रहना हुआ। आप जहानाबाद में कई दिनों तक रहे, आप उसके बाद कैमूर में कई दिनों तक रहे, काराकाट में, आप बक्सर में कई दिनों तक रहे, आप आरा में कई दिनों तक रहे। मैं भी बीच बीच में इन क्षेत्रों का मुआयना करता रहा। लेकिन परिणाम जो हम लोगों ने तय किया था कि जहानाबाद आप हार रहे हैं, हार गए आप। औरंगाबाद में हम लोगों को संभावना थी कि हार जीत का आंकड़ा कम होगा, लेकिन चूँकि लोगों की के प्रति में जो वर्तमान उनके सांसद हैं उनके प्रति जो लोगों का भाव था वो बड़ा ही नेगेटिव था। क्योंकि पिछले 10 साल से वो
वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे जो लोगों को संतुष्ट कर पाए। वहीं अगर बात करें तो यहाँ की आप स्थिति काराकट की आपने देखा, उपेंद्र कुशवाहा बहुत मेहनत किए, लेकिन जिस तरह की लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा नाराजगी हुई और नीतीश कुमार को लेकर के, एनडीए को लेकर के, उसके बाद फिर आपने उम्मीदवार चयन को लेकर के बहुत सारी बातें ऐसी हुई। आरा में भी काम करने के बावजूद, यानी कि यहाँ भी एंटी इनकम्बेंसी थी और नीतीश कुमार यहाँ भी छाए रहे। हार हुई तो नीतीश कुमार की, जीत हुई तो नीतीश कुमार की, ऐसा दोनों मानना पड़ेगा। सिर्फ जीत नीतीश कुमार की नहीं हो सकती है, हार भी हो सकती है। बक्सर का भी आपने देखा कि उम्मीदवार बदलने के बाद भी बक्सर हार गई, लेकिन इस बार चारों सीट जो चारों क्षेत्रों की थी वो जीत करके कहीं ना कहीं एक बात तो साफ हुई कि इस क्षेत्र में परिस्थितियां और लोगों के सोच बदले हैं। हो सकता है कि लोगों ने 1 साल का ही वक्त था अपने विधायक को देने का, तो 1 साल में नए विधायकों को दे करके वो परखना भी चाहती हो कि 1 साल में ये क्या काम करते हैं। ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे सामने परिस्थिति है कि इन 4 सीटों पे जीत करके जितना उत्साहित, जितना खुश ये एनडीए गठबंधन हो रहा है, उतना ही ज़्यादा इसके लिए घातक भी हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि बड़का खोलते रहेंगे पर बात, यानी कि 5वीं सीट जो है जिस पर सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा नीतीश कुमार के दांव पर है। एक तो उनकी प्रतिष्ठा यहाँ पर बेलागंज में फंसी हुई थी, जहाँ नीतीश कुमार खुद चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पार्टी लड़ रही थी, उनकी पार्टी के उम्मीदवार थे। वहीं दूसरी तरफ अब एक सीट है तिरहुत की, जहाँ उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से दांव पर लगी हुई है। और ये वो सीट है जिसने सबसे ज़्यादा, अगर लोकसभा चुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव के साथ और उसके बाद विवाद पैदा किया है, तो वो यही क्षेत्र है। क्योंकि तिरहुत के ही जो पूर्व विधान परिषद के सदस्य हैं, स्नातक क्षेत्र के देवेश चंद्र ठाकुर, उनको लेकर के कई कंट्रोवर्सी हुई है। उनके चुनाव लड़ने को लेकर के भी कई तरह के संशय थे। ये दावा वो कर रहे थे और हम लोगों ने भी मान लिया था, जिस तरह से वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं और उनको उम्मीदवारी मिलेगी। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से उनका विरोध हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि ये क्षेत्र जो है सीतामढ़ी का, वो पिछड़ों का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पिछड़ों को ही दिया जाए। इससे पहले भी आपने देखा कि सुनील कुमार पिंटू को हटाया गया, उसको लेकर के भी बवाल खूब हुआ। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक बात तो साफ नजर आ रही है विकास, कि जनता दल यूनाइटेड ने अपना जो उम्मीदवार उतारा, उस उम्मीदवार को लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी इसलिए हो रही है कि एक तो ये कहा जा रहा है कि वो बाहरी है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं देवेश चंद्र ठाकुर किसी की सुन नहीं रहे हैं। कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं वो हाशिए पर नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि बड़े लोगों का अब तक वहां जमावड़ा नजर नहीं आया है। हालांकि जिस दिन नॉमिनेशन था अभिषेक झा का, उस दिन बहुत लोग नजर आए, लेकिन उसके बाद से देवेश चंद्र ठाकुर पूरी तरह से इस क्षेत्र में अपने प्रभाव के हिसाब से और जिस तरह से वो तिरहुत में चुनाव जीतते आए हैं, उसको उसी के आधार पर उनको लेकर के घूम भी रहे हैं। लेकिन यहाँ जो परिस्थिति पैदा हुई है, इसमें सबसे बड़ी प्रतिष्ठा जो है वो नीतीश कुमार की दांव पर फंसी हुई है। और इस बात को कल ही उजागर किया है रामेश्वर महतो ने। रामेश्वर महतो का इस्तीफा सिर्फ उसको एक इस्तीफे की तरह से नहीं देखा जा सकता है, उसको देखा जा सकता है कि पार्टी के भीतर में क्या चल रहा है और तिरहुत में क्या चल रहा है। अब तिरहुत की जो लड़ाई है, मैंने बड़े बड़े विश्लेषकों को देखा है कि जब तिरहुत की चर्चा शुरू करते हैं तो शुरू तो करते हैं कि जो उनका विशेष लाभ हानि वाली बात होती है, लेकिन अंततः आ करके वो 4 लोगों पे जाकर टिक जाते हैं। और ये 4 लोग कौन कौन हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। 2 तो दलीय लोग हैं, तीसरा जनसुराज के हैं जो अभी अभी पार्टी बनी है, और चौथा एक चर्चा होती है राकेश रोशन की। राकेश रोशन निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के एक मजबूत, कहा जाता है कि मतलब पार्टी के पिलर थे, जिन्होंने सोशल साइट्स पे, सोशल मीडिया में बहुत बेहतरीन प्रचार प्रसार कराया था और युवाओं को कनेक्ट किया था। बनाए भी वही थे। बिल्कुल, ये जो युवाओं को कनेक्ट किया था, और आप देख रहे होंगे कि इस देश की राजनीति जो है युवाओं की तरफ शिफ्ट कर रही है, स्विच कर रही है, जिसको कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने समझा भी है और पिछले चुनाव में आपने देखा कि युवाओं को मौका भी उन्होंने दिया। तो ऐसी स्थिति में अब तिरहुत की लड़ाई कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात रामेश्वर महतो ने कही है कि नीतीश कुमार के आंख पे काली पट्टी बांध करके और उनको भ्रम में डाला जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, ये दिखा करके अभी ना हम लोग जीते हैं, यहाँ तो आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन जितना आसानी से जीतने की बात की जा रही है उतना नहीं है। कारण उसका समझिएगा, बहुत बारीक कारण है। कारण इसका है कि ये चुनावी प्रक्रिया जो है इंटेलेक्चुअल्स की है,
इसको जातीय आप रंग नहीं दे सकते जी। हैं, इसको बाकी सब रंग नहीं दे सकते हैं। हाँ, इसमें एक ही चीज़ आप कर सकते हैं कि यदि आपके पास अलग अलग जातियों के बड़े नेता हैं जो कि धीरे धीरे आपसे कट करके दूसरी तरफ जा रहे हैं, एक तरफ आप लाख कह लीजिए कि चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, चिराग पासवान की पार्टी ने कहा है कि हम राकेश रोशन के साथ नहीं हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी में वो नहीं है, हम एनडीए जब भी हमको खोजेगी तो हम उनके चुनाव प्रचार में जाएंगे। लेकिन क्या कार्यकर्ता ऐसा करेंगे? ये तो शीर्ष नेतृत्व के लोग करेंगे, पदाधिकारी करेंगे, बड़े नेता करेंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं को यदि कहा जाए तो वो मानेंगे क्या? जिस राकेश रोशन के साथ वो इतने लंबे समय तक रहे हैं, जिनके लिए वो पिछले कई महीनों से काम कर रहे हैं, वोटर बना रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी प्रक्रिया जो होती है वो वोटर बनाने की होती है जी। इस काम में सबसे ज़्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है तो वह राकेश रोशन है। इन सारी बातों के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि देवेश चंद्र ठाकुर और अभिषेक झा, इन दोनों को लेकर के पार्टी के भीतर में बहुत रोष है। खास करके अगर जातीय समीकरण के आधार पर भी जोड़ के देखें तो यहाँ पिछड़े काफ़ी नाराज हैं। देवेश चंद्र ठाकुर के बयान, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, चुनाव से पहले जो आए उनका जिस तरह से विरोध हुआ, चुनाव के समय में जिस तरह से उन्होंने एक समझिए कि अपने हाथ में सारा कमान ले लिया था। जी। किसी भी आपने देखा होगा कि जो गठबंधन के साथी दल हैं उन लोगों को भाव नहीं दिया था, जिसके लिए काफ़ी लोगों ने नाराजगी व्यक्त की थी। इस बार भी चुनाव में लगभग वही हो रहा है। जी। बाकी के लोगों को कोई भाव नहीं मिल रहा है, नज़र नहीं आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं हम ही काफ़ी हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी तरफ आप देखिए कि कुशवाहा समाज, जिस तरह से उन्होंने जीतने के बाद बयान दिया, उस बयान में उन्होंने कई जातियों को संबोधित करते हुए कहा था कि ये हमको वोट नहीं दिए हैं। अभी मुसलमानों को आप देख लीजिए कि क्या हुआ है। मुसलमानों को लेकर के जिस तरह से बयान ललन सिंह ने दिया है वो भी काफ़ी, चूँकि उसी क्षेत्र में दिए हैं इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इन सभी परिस्थितियों के साथ एक तरफ अभिषेक झा खड़े हैं तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल, जिसके बारे में राकेश रोशन ने कहा है कि अक्सर देवेश चंद्र ठाकुर ऐसा करते आए हैं कि अपने विरुद्ध राष्ट्रीय जनता दल को किसी न किसी रूप में प्रभावित करके या ऐसे किसी उम्मीदवार को डम्मी बना करके राजद से उतरवाते हैं कि उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं हो चुनाव लड़ने में। और ये बातें इस बार गोपी किशन के साथ भी लागू होती है, क्योंकि गोपी किशन शुरुआती दौर से उठाकर देख लीजिए, उम्मीदवारी के बाद से वो नज़र ही नहीं आ रहे हैं। आप फ्रेम में सुनते होंगे किसका किसका नाम, तो एक तो चूँकि अभिषेक झा का इसलिए कि जदयू और रूलिंग पार्टी से हैं, दूसरी तरफ आप विनायक गौतम का नाम सुन रहे होंगे, पहले से उनका नाम आ रहा है क्योंकि उनके पिताजी भी यहाँ से रह चुके हैं, विधान परिषद के सदस्य जीत चुके हैं। दूसरा कि वो एक जाने माने डॉक्टर हैं, उनका नाम आप सुन रहे होंगे। जनसुराज में आने के बाद से एक और क्लिक हुआ कि जनसुराज से वो है। लेकिन इन सबके अलावे अगर आप किसी एक का नाम सुन रहे होंगे तो वो नाम है राकेश रोशन का। और वो नाम इसलिए है कि आप इसमें से मेरे पास ये 18 लोगों की लिस्ट है जिसमें से एक शख्स की, एक उम्मीदवार की मृत्यु हो गई है, जिसमें आप विनायक गौतम के बाद अगर शुरू करते हैं तो अरविंद कुमार विभात है, निर्दलीय हैं। ये इसलिए खड़े हैं कि यहाँ से बाहरी उम्मीदवार उतारा गया है। अगर कोई यहाँ का मजबूत उम्मीदवार होगा तो वो इस बात को अंतिम समय तक कहने के लिए तैयार हैं कि आप हमको नहीं दे रहे हैं तो आप उसको दीजिए जो सेकंड नंबर में फाइट कर रहा है। दूसरी तरफ अरुण कुमार जैन, ये जो है सीधी तौर पर साफ नजर आ रहा है कि गोपी किशन जो कि उसी समाज से आते हैं उनका वोट काट रहे हैं, यानी कि उस हिसाब से भी आप देख लीजिए। ऋषि कुमार अग्रवाल हैं, ये भी उसी समाज से आते हैं, यानी कि वहाँ वोट का बंटवारा हो रहा है अगर जातीय समीकरण के आधार पर देखें तो। उसके बाद आप देखिए कि एहतेशाम हसन है, तो आप निश्चित रूप से समझिए कि किसका वोट काटेंगे, ये जी राजद का निश्चित रूप से काटेंगे। उसके बाद प्रणय कुमार हैं, इनका भी पहली बार नहीं, इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और इनका विरोध सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स से है और वह है देवेश चंद्र ठाकुर। इसके बाद आप भूषण महतो की बात कर लें तो आप समझ सकते हैं किस समाज से आते हैं। ये भी चूंकि महतो समाज से आते हैं और रामेश्वर महतो ने अभी अभी इस्तीफा दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किधर जाएंगे। सिंपल सी बात है, जातीय समीकरण के आधार पर रामेश्वर महतो कोई झांपी में लुकाने वाले नेता नहीं है। उन्होंने जदयू के लिए जो किया है वो नीतीश कुमार जानते होंगे, या जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो जानते होंगे। इन सारी बातों को लेकर के मनोज कुमार वत्स हैं, ये भूमिहार समाज से आते हैं, जो कहीं ना कहीं विनायक गौतम के लिए टेढ़ी खीर बनेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि
राजेश कुमार रोशन जिनकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, रिंकू कुमारी महिला उम्मीदवार है, बंशीधर ब्रिजवासी हैं, ये भी काफ़ी चर्चित हैं। और इनका चर्चा अब क्यों आया था आपको पता है ना? सरकार के विरुद्ध कार्य करने के लिए के पाठक ने इनको निलंबित किया था। ये नियोजित शिक्षक थे, उस शिक्षक संघ के पदाधिकारी भी थे। तो ऐसी स्थिति में बंशीधर ब्रिजवासी किसका एड़ी को चोटी है करके हराना चाहेंगे, आप समझ ही सकते हैं। इनके तरफ से भी जो खबरें आ रही हैं कि ये सेकंड नंबर में जो होगा, जो हरा दे जनता दल यूनाइटेड को, यानी कि अभिषेक झा को, उस उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। इसके बाद संजना भारती हैं, ये भी निर्दलीय हैं। संजय कुमार उर्फ संजय झा हैं, ये एक वहाँ के मुखिया हुआ करते हैं और इनका भी मानना यही है कि यहाँ बाहरी उम्मीदवार को किस कीमत पर नहीं हम देखना चाहते हैं, क्योंकि तिरहुत की अपनी कुछ मजबूरियां, अपनी कुछ समस्याएं हैं जिसको हम चाहते हैं कि बेहतर हो सके। ये सभी कुछ मिला जुला करके एक इशारा कर रहा है कि जो वोटर हैं लगभग 1,55,000, इसमें से पिछली बार भी 55,000 के 60,000 के 55 से 52,000 के आसपास वोट पड़े थे। इसमें लगभग जो मेरा मानना है कि वो लगभग 3,000 से 3,500 के आसपास वोट जो है उससे जीत हार हुई थी उम्मीदवार की। इस बार जो है वो पासा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर वोटर बनाने की लिस्ट को देखें तो उसमें राकेश रोशन आगे हैं और राकेश रोशन के पक्ष में अभी तो सिर्फ गिने चुने लोग आ रहे हैं ना, भीतर भीतर देखिएगा कि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों ने उनके समर्थन में अपना अभियान शुरू कर दिया। बाबा, अगर हम बात कर ले राकेश रोशन की, तो खबरें तो ये भी है कि नीतीश कुमार की पार्टी हो या वहाँ लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये तमाम ऐसे जो नेता हैं वो अंदर खाने ही सही राकेश रोशन का सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। इसमें कई लोगों का नाम हमने बताया, वो भारतीय जनता पार्टी के बागी हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि ये सीट किसी भी कीमत पे नीतीश कुमार को नहीं जानी चाहिए थी। अगर नीतीश कुमार को गई भी है तो क्या इन 4 क्षेत्रों में 30 जो विधानसभा हैं और 6 से 7 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां एनडीए की बढ़त है, एक भी उम्मीदवार नहीं मिला कि बाहर से उम्मीदवार आयातित करके लाया गया, वो भी ब्राह्मण उम्मीदवार लाया गया। आखिर किस बिना पर लाया गया? अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देख लीजिए तो आंकड़ों में आपको नज़र आता है कि ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हमारे पास जो लिस्ट बनी है उस लिस्ट के हिसाब से साफ साफ नज़र आता है कि देखिए इसमें 6 से 7 जो सांसद हैं वो एनडीए के हैं। चलिए एनडीए के एक फायदा तो एनडीए को हो गया। उसके बाद अगर विधायकों की बात करें तो 28 से 30 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पूरी तरह से लीड कर रहे हैं। 4 जो जिला हैं, जिस जिला में ये चुनाव होना है स्नातक का, उस जिला से अगर रिपोर्ट के आधार पर देखें तो वैशाली में भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक हैं, वहीं मुजफ्फरपुर में 4 हैं, सीतामढ़ी में 4 हैं और शिवहर में 1 भी नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के पास देख लीजिए सबसे कम विधायक यहाँ हैं। 1 विधायक वैशाली में है, 1 विधायक मुजफ्फरपुर में है और 2 सीतामढ़ी में है, यानी कि बहुत पीछे हैं। तो ये भी एक कारण होता है जहां भारतीय जनता पार्टी अपना दबाव बना रही है कि हमने शिवहर आपको दे दिया तो आप हमें तिरहुत क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? हम कई साल से इस पर अपना दावा मजबूत कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि लड़ाई आपकी किससे है। तो लड़ाई जिससे है उससे लड़ाई लड़ने के लिए आपको एक मजबूत कैंडिडेट देना चाहिए था और कहीं ना कहीं लोकल उम्मीदवार की लोग मांग कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि ये इंटेलेक्चुअल्स का वोट है, बार बार मैं कह रहा हूँ, और यहाँ वोटर को पोलिंग तक ले जाने के लिए, पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए तैयारी कौन कितना करता है और ये जो सदस्य बनाए गए हैं, वोटर बनाए गए हैं, वो कितना कारगर होते हैं, ये सबसे ज़्यादा अहम है। अभी कई लोगों के पत्ते आपको खुलेंगे। 5 तारीख को वोटिंग है, 3 तारीख को चुनाव प्रचार थमेगा और आप ध्यान से देखिएगा कि इस 2-3 दिनों में अचानक से पूरा राजनीतिक माहौल चेंज होगा और कई ऐसे चेहरे जो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पे अपना पाला बदलेंगे और पाला बदल करके कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों को परेशान करने के लिए अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, बाबा से हम भीतर की बात जो है वो जान रहे थे। हर रोज हम आते हैं आपको भीतर की बात लेकर, जिसमें सबसे ज़्यादा बिहार के मुद्दे होते हैं जो अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहते हैं, वो खबर बाबा लेकर आते हैं आपको भीतर की बात में। और इसमें नीतीश कुमार की जो प्रतिष्ठा है वो दाव पर लगी है और तिरहुत में ये दाव पर लगी है। अब नीतीश कुमार अपनी प्रतिष्ठा को कैसे बचाते हैं ये अहम है। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो राकेश रोशन जो है उनका पल
पलड़ा कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहा है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167